जय हिंद। ट्रांसफार्मर आविष्कार माइकल फैराडे 1831 में। सिद्धांत, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर। धारा का प्रवाह इसमें चुंबकीय होता है। यह केवल एसी परिपथ पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य यह केवल वोल्टेज को कम या अधिक करता है। नेक्स्ट है फ्यूज तार। फ्यूज तार का निर्माण लेड या सीसा टिन के साथ होता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका कार्य, फ्यूज तार का कार्य जो होता है वो विद्युत के उपकरणों को जलने से बचाने हेतु या उच्च प्रतिरोध या निम्न गलनांक पर काम करने के लिए। अब अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं। अमीटर धारा का मापन करता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर अमीटर का आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, जबकि वोल्ट मीटर के आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक नोट है, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन में धारा का मान बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सेल की। सेल का आविष्कार अलेक्जेंडर ई वोल्टा ने किया था। इसका जो उपयोग होता है वो डीसी स्टोर करने के लिए होता है। ये जो सेल होता है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है किसी भी एनर्जी को। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल या फिर सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में एनर्जी बदलते तो हैं, लेकिन वो फिर से रासायनिक ऊर्जा में नहीं आ पाते, मतलब ये रिन्यूएबल नहीं होते। इनके जो चार्ज होते हैं वो रिन्यूएबल नहीं होते प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी में इनकी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर फिर से वो पुनः रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं, मतलब ये रिन्यूएबल चार्ज होते हैं इसमें। प्राइमरी सेल के उदाहरण अगर बात की जाए तो बोल्ट सेल, डेनियल सेल, लेकेंसी सेल, शुष्क सेल। और सेकेंडरी सेल की बात किया जाए तो सीसा संचायक सेल जो कि कार बैटरी में लगी होती है, और मोबाइल बैटरी, लिथियम बैटरी, और निकल NiCd कैंडेला सेल, और निकल फेरक सेल, ये सेकेंडरी सेल में आता है। अब एक नोट है, दो या दो से अधिक सेल का संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेकंड, प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के काम में लेने के लिए ग्राफाइट का यूज किया जाता है। थर्ड, कार बैटरी में भरा जाने वाला विद्युत अपघटक पदार्थ H2SO4 होता है, जो कि रसायन का किंग माना जाता है। अब चुंबक की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। चुंबक का काम होता है अट्रैक्शन, आकर्षण, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। चुंबक में चुंबकत्व का गुण जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का कक्षा में घूमने के कारण होता है। जब कोई भी चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ लटक रहा होता है। चुंबक में चुंबकत्व सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है और सबसे कम मतलब शून्य मध्य पर होता है। चुंबक समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण करता है, नॉर्थ से नॉर्थ प्रतिकर्षण करेगा, और असमान ध्रुवों में आकर्षण करता है, मतलब नॉर्थ साउथ चिपक जाएंगे। चुंबक में चुंबकत्व का नष्ट कैसे होता है? गर्म करने पर, पीटने पर, छेद करने पर, अम्ल डालने पर। चुंबक के दो टुकड़े अगर कर दिए जाएं तो वो चुंबक नए बन जाते हैं। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक में दो दो टाइप्स आते हैं, जो कि पृथ्वी का एक चुंबक होता है प्राकृतिक में, मतलब पृथ्वी खुद बनाती है, और दूसरा एक लोहे की अयस्क से बन जाता है जो कि मैग्नेटाइट है। फिर कृत्रिम रूप में एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी यफी से बनता है, कोबाल्ट से बनता है और निकल से बनता है, और परमानेंट वाला जो चुंबक है वो स्टील से बनता है।
विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, ये सब कुछ नर्म लोहे से बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ। 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय का एक ट्रिक है जो हम उन पदार्थों को याद कर सकते हैं। पटेल ना कर ओछा मत, पटेल ना कर ओछा मन। तो पटेल के पास है प्लेटिनियम और पटेल एल, एल से एल्यूमिनियम, ना से सोडियम और कर से क्रोमियम और ओछा के ओ से ऑक्सीजन और मन से मैग्नीज। ये अनुचुंबकीय के उदाहरण हैं। प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं तो सोना, चांदी, पानी, पारा, सोना, चांदी, पानी, पारा, एल्कोहल, बिस्मथ और H2 ये प्रतिचुंबकीय है। फिर लोह चुंबकीय जो होते हैं वो फेरक होते हैं, यफी होते हैं, कोबाल्ट होते हैं और निकल होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कुल प्रतिरोध को निकालने के लिए जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होते हैं उन्हें कैसे निकालते हैं। अगर श्रेणी क्रम में निकाल रहे हैं तो R1 + R2 + R3, अगर समांतर में निकाल रहे हैं तो 1/R + 1/R2 1/R3 और जितने रेजिस्टेंस होंगे। अब चलिए दूरी और विस्थापन की बात कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। दूरी जो होती है किसी पथ की तय की गई कुल लंबाई होती है, और विस्थापन जो होता है किसी पथ की तय की गई न्यूनतम दूरी होती है, मतलब शॉर्टकट। दूरी की मात्रक यूनिट होता है और विस्थापन का भी मात्रक यूनिट होता है। दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूरी 0 में नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है। अब चाल और वेग की बात करते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स और वेग की भी मीटर सेकंड इनवर्स। स्पीड जो होता है, चाल जो होता है वो स्केलर होता है और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ΔV/ΔT होता है। इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेग का परिवर्तन में अगर हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो त्वरण हो जाएगा, अगर कमी हो रही है तो मंदन हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं। पृथ्वी जिस वेग से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो होता है गुरुत्वीकरण। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लगता है। जी के मान में परिवर्तन जो होता है वो कुछ निम्न प्रकार के हैं। जैसे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊपर नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा। जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होता है और सबसे कम जो होता है वो विषुवत भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पलायन वेग। पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड और चंद्रमा से 2.7 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। अब कुछ लिफ्ट से संबंधित फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तब उसमें पिंड का भार बढ़ता प्रतीक जनाई देता है और जब वो नीचे आता है तो घटता जैसा लगता है। जब लिफ्ट एक समान वेग में नीचे उतर रही होती है तो पिंड का भाव अपरिवर्तित होता है और जब लिफ्ट की तार टूट जाती है तो पिंड का भार जो होता है वो 0 हो जाता है, भारहीन हो जाता है। हाइड्रोलिक वेग पास्कल के नियम पर ही आधारित होता है।
अब बात कर लेते हैं बल की, फोर्स की। वह कारक जो किसी वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर रहा हो। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी की। इसकी खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। इसका जो फॉर्मूला होता है F इंटू आर स्क्वायर m1 m2। जो मैंने पीछे बताया चांद वाला, वो गलत था। ये कैपिटल बी पर लग रहा होता है। एक मास का दूसरे मास पर बल लग रहा है, ये कैपिटल जी का है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ग्रेविटी किसी सतह से लगती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम नीचे गिर रहे हैं तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ ग्रेविटी लग रही है, ठीक। तो स्मॉल जी ग्रेविटी है और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जी का सूत्र होता है F इंटू आर स्क्वायर m1 और m2। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर।